गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 15 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आया हूं। एक बार दोस्तों ब्रीफली देखते हैं कौन से टॉपिक रहेंगे आज। तो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ रहेंगी वो तो रोज रहती ही हैं। उसके अलावा हम लोग इसराइल और मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ेंगे। हम यहाँ पे कुछ जियोग्राफिकल लोकेशंस को देखने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको जीएस पेपर 1 में इंक्लूड किया है, 2 में इंक्लूड नहीं किया है। फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा मॉनसून फोरकास्ट के बारे में। देखिए, क्योंकि मॉनसून अभी जून के महीने में इंडिया में आ जाता है, तो उससे पहले मॉनसून के रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में आपको कई सारी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। कल भी हम लोगों ने मॉनसून के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा आपको मैंने इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पढ़ाया था। हम लोगों ने थोड़ा सा एल नीनो और ला नीना के बारे में भी पढ़ा था। ये आपके ज्योग्राफी का बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक्स हो जाते हैं और थोड़े बहुत कभी कभार न्यूज़पेपर में भी कवर हो जाते हैं। तो इसलिए तो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर आपकी प्रिपरेशन की बैकबोन होती है। न्यूज़पेपर जब आप लगातार पढ़ते रहते हो ना, आपके फंडामेंटल्स और आपका डायनेमिक दोनों पार्ट कवर हो जाता है। अगला जो न्यूज़ पढ़ेंगे दोस्तों, सोलोमन आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोकेशंस वगैरह हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कई बार कोई आइलैंड वगैरह या कोई पर्टिकुलर प्लेस अगर न्यूज़ में होता है वो और वो हमसे छूट जाता है, तो कई बार यूपीएससी वहाँ से सवाल पूछ लेता है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेंगे। सोवरेन डेब्ट क्या होता है, ये भी आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा गया है, लेकिन ये टॉपिक इकोनॉमी का है बेसिकली, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। श्रीलंका वाले टॉपिक को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन सोवरेन डेट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। हिंदी एज अ पैन इंडिया लैंग्वेज, हिंदी के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो आज इस हिंदी और इंग्लिश और दूसरी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मुझे पर्सनली इस आर्टिकल को पढ़ के बहुत मज़ा आया, क्योंकि कुछ नई चीज़ें देखने को मिली। शायद आप मुझे मज़ा आया तो आपको भी आएगा। थोड़ा बहुत नेटो के बारे में, केपेक्स क्या होता है, आरबीआई इन्फ्लेशन, ये आज का एक्चुअली एडिटोरियल सेक्शन है। और ये एक्चुअली बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू है, लेकिन इस इंटरव्यू में हर हुई चीज़ हम लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स घुस गया था। देखिए, एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हम अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट है इंडियन इकोनॉमी। थोड़ा ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में एक फ़र्क होता है। इकोनॉमिक्स एक थियोरेटिकल पार्ट होता है, लेकिन जो इकोनॉमी होता है वो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। और हमें यूपीएससी में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क होता है कि इसमें बीच में एक बिल्कुल माइन्यूट सी लाइन होती है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता, तो वो छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होता है। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन कल जो है काफ़ी बड़ी चीज़ मिस हो गई थी मुझसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठा था, तो समय मेरे पास ज़्यादा नहीं था, तो मैंने इंटरनेट पे ज़्यादा देखा नहीं। लेकिन एनालिसिस ओवर करने के बाद जब मैंने न्यूज़ वगैरह पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन था, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू। कल मुझे ये इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर सवेर से ही सही, आज हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। तो कल अम्बेडकर जी का जयंती थी, और अम्बेडकर जी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, उसके अलावा फिलोसोफर थे, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशन जो है एजुकेटर भी थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन भी थे और सोशोलॉजिस्ट थे। भैया आप इनके बारे में कुछ भी बोलिए, सब कुछ थे। इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी थे, इतने पढ़े लिखे। अगर आपने इनकी डिग्रियां पढ़ने लगे ना तो आधा दिन आपको इनकी पूरी डिग्रियां पढ़ने में ही निकल जाएगा, इतनी तो इनके पास डिग्रियां थी, इतनी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो बहुत ही जबरदस्त, एक जबरदस्त इंटेलेक्चुअल जिसे कहते हैं मॉडर्न टाइम में, वो इंडिया में पैदा हुए। और इन्होंने बहुत बार बोली थी, एक चीज बोली थी कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, पहले भी और आखिर में भी हम लोग इंडियन हैं। और इंडियन के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया के वो प्राउड नहीं करते थे, बट इनको इंडियन कल्चर पे बहुत प्राउड था, और ये रियल रिफॉर्मर थे। क्योंकि देखिए, कल्चर का प्राउड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसकी हर बात पे प्राउड फील करो। हर समय हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो ये ओवरऑल इंडियन कल्चर में बहुत प्राउड फील करते थे, लेकिन उसके अंदर कुछ जो कमियां थी, खासकर जो कास्ट को लेके थी, उसको ये रिफॉर्म करना चाहते थे। उसी को तो सोशल रिफॉर्मर कहते हैं। आजकल ना एक टेंडेंसी चल पड़ी है पिछले बहुत सालों से समाज में, कि अगर आप किसी चीज में कुछ कमियां निकालते हो तो लोग बोलते हैं कि यार आप तो इसको पूरा अपोज ही कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है।
अगर किसी चीज में 98 अच्छी चीजें हैं तो वहां पे दो गलतियां भी तो हो सकती हैं ना, तो उनको फाइंड आउट करना और उनके बारे में बात करना गलत थोड़ी ना है। कोई भी चीज 100% तो अच्छी नहीं हो सकती ना। तो ये अम्बेडकर जी और भी जितने सोशल रिफॉर्मर थे, अब ये सोशल रिफॉर्मर का मतलब क्या होता है, चाहे आप वहां पे दयानंद स्वामी जी को ले लीजिए, चाहे आप परमहंस जी को लीजिए, विवेकानंद जी को लीजिए, कबीर को कह लीजिए, ये सब सोशल रिफॉर्मर थे। और रिफॉर्म तो दोस्तों तभी होता है ना जब कुछ कमियां होती हैं। अगर भैया कमियां ही नहीं होंगी तो रिफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जितने भी रिफॉर्मर रहे हैं उस समय में या भक्ति मूवमेंट में या उसके आसपास, ये सब लोग कल्चर में बहुत प्राउड फील करते थे, लेकिन उसके अंदर को जो कुछ कमियां थी जो समय के हिसाब से चेंज होनी चाहिए थी और नहीं हो रहे हैं, उन कमियों को दूर करने की बात करते थे। उन्हें कहा, इसीलिए तो उन्हें रिफॉर्मर कहा जाता है। आजकल क्या है ना, अगर आप आजकल किसी एक गलत चीज के ऊपर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, उसके बारे में बात करने की कोशिश करो, तो लोग फिर आपको ना अलग ही तरीके से लेबल कर देते हैं, जो कि एक बहुत गलत ट्रेंड है। हमारी तो सोसाइटी में हमारा कल्चर ही रहा है क्रिटिकल एनालिसिस, डिबेट करना, डिस्कशंस करना, फिर सॉल्यूशन पे पहुंचना। तो उस चीज को जिंदा रखने की जरूरत है और वही एक ट्रू डेमोक्रेसी भी होती है। तो इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहिष्कृत हितकर्मी सभा 1923 में इन्होंने इसको फाउंड किया था, फाउंडर थे उसके ये। उसके अलावा इन्होंने महद सत्याग्रह भी जो है उसको लीड किया था 1927 में। 1936 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है इलेक्ट हुए थे, और उसके आज़ादी के बाद भी उन्होंने राज्यसभा से ये पार्लियामेंट के अंदर आए। और इन्हें मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, बेसिकली मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मनु के बारे में आपको पता ही होगा, इन्हें कहा जाता है फर्स्ट लॉ गिवर, है ना। तो एक हिंदू जिसमें जिन्हें मनुस्मृति बेसिकली लिखी थी, अकेले पर्सन ने नहीं लिखी थी, बट स्टिल शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी। तो मॉडर्न मनु भी इनको कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्न लॉ बुक वो अम्बेडकर जी उस कमिटी के बेसिकली हेड थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने अकेले ने बैठ के लिखा होगा, ये उनके हेड हुआ करते थे और बहुत जानकार थे उस कमेटी के। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। 1956 में इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, और 1990 में इतने सालों के बाद इनको भारत रत्न दिया गया। बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि ये नेहरू जी के, गांधी जी के अगेंस्ट में थे बहुत सारी चीज़ों में, उनके विचार मैच नहीं करते थे, तो शायद कांग्रेस ने इनको इतने समय तक इग्नोर किया। लेकिन यार ये पर्सनैलिटी ऐसी होती है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन्हें भारत रत्न दो या ना दो, ये पर्सनैलिटीज़ इन अवार्ड से भी ऊपर होती हैं, है ना। तो ये एक इनके बारे में थोड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये जीएस पेपर में 4 में भी जो है आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 1 में भी पूछे 2 में भी पूछे जाते हैं। अंबेडकर नेहरू जी की फिलोसफिकल जो डिफरेंसेस थे, अंबेडकर गांधी जी के जो फिलोसफिकल डिफरेंसेस थे और पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस थे, उनके बारे में सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। इंटरव्यू में भी काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। कुछ एमसीक्यूज आपके लिए लेके आए हूँ मैं, जो भी अंबेडकर उनकी लाइफ या उनके जो काम उन्होंने किए हैं उनके रिगार्डिंग है। 3 क्वेश्चन ये हैं और 3 क्वेश्चन ये हैं, तो टोटल मिला के 6 क्वेश्चन हैं। बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये थोड़ी जानकारी अगर आपको होगी तो आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो स्क्रीन को पोज यहाँ पे करना है आपने, स्क्रीनशॉट इसका लेना है, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर आपने बताने हैं। अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम, ये एक नई स्कीम है जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने चलाई थी। कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाई थी, वो सवाल पूछा गया आपसे। बाबा साहेब द ग्रैंड म्यूजिकल प्ले जो है वो कौन से स्टेट या यूटी के अंदर लॉन्च हुआ, ये कुछ चीज़ें आपको बतानी है। कोविंद जी ने अभी, हमारे राष्ट्रपति ने अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया था, वो कौन से सिटी में किया है, ये तो न्यूज़पेपर में आ ही गया था थोड़े समय पहले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड विच पार्ट ऑफ द नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 1 2 3 4, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन आपके साथ को मैं देके जा रहा हूँ जो आपको बताने हैं। उसके साथ साथ आज एक और बहुत खास दिन है, आज गुरु नानक देव जी की भी जयंती है। तो 2 बड़ी पर्सनैलिटीज़ की बैक टू बैक जयंती यहाँ पे आई, और इन्हें फर्स्ट गुरु कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है सिखिज़्म का। इनका जो जन्म है वो 1469 में हुआ था। उस समय मेरे ख्याल से इंडिया में लोधी डायनेस्टी चल रही होगी, है ना। और इन्होंने बाद में अपना 15-16 साल की उम्र में शायद इनकी शादी हो गई थी।
फिर इन्होंने इनके घर बार त्याग दिया, इन्होंने ये सत्य की खोज में निकल पड़े और बहुत दुनिया में इन्होंने यात्रा की, कश्मीर की यात्रा की, सुल्तानपुर, इवन मक्का तक भी ये गए। तो बहुत इन्होंने यात्रा की अपने जीवन में और मैसेज को फैलाया। और ये बेसिकली बिलीव करते थे, एक ही गॉड में बिलीव करते थे। सिंपल लाइफ आपको लीड करनी है, आइडल वर्शिप के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, मूर्ति पूजा के, और मैन और वीमेन को इक्वली ट्रीट करना है, उनको इक्वली समझा जा रहा था। तीन चीज़ें इन्होंने बेसिकली गुरु नानक जी ने दिया, और वो थी, पहला था नाम जपना, कि प्रभु का नाम जपिए, मेडिटेशन कीजिए, भक्ति कीजिए, है ना, वो सारा का नाम, भजन गाइए एंड ऑल दैट। फिर इन्होंने बोला किर्त करनी। किर्त करनी का मतलब ये होता है कि, और एक दिया ना वंद वंद चकना। तो किर्त करनी का मतलब ये होता है कि आप अपने घर को संभालिए, आपकी जो जॉब होती है उसको ऑनेस्टली कीजिए। नानक जी ने ये नहीं बोला कि आप सत्य की खोज में घर से निकल पड़ो, बिल्कुल भी नहीं। ये हाउस होल्ड को फेवर करते थे, खुद भी हाउस होल्ड थे, 2 बच्चे थे इनके। तो इन्होंने कहा कि आप अपनी फैमिली को लीड करिए, आपका जो ऑक्यूपेशन है उसको ईमानदारी से करिए, बेईमानी नहीं करनी है। वंद चकना का ये कहा कि जो भी आप पैसा कमाते हो, बिजनेस करते हो ईमानदारी से, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो कम्युनिटी सर्विस में भी लगाइए। तो ये जो लंगर और भंडारा वगैरह दिया जाता है सिखिज्म में, जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो जो है और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। तो इनके एक दोस्त हुआ करते थे बचपन के, वो भी इन्हीं के साथ ही गए थे बेसिकली, और उन्होंने हर कदम पे इनका साथ दिया। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता इनके बारे में, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत जानते हैं वो यही से है। और उसके बाद इन्होंने जो है अंगद, इनके डिसाइपल थे, शिष्य थे इनके, उनको अपॉइंट किया था अपना अगला हीयर, मतलब सक्सेसर जिसको बोला जाता है। इनके 2 बेटे भी थे, लेकिन उनको उनको करने की बजाय इन्होंने अंगद जी को, जिन्हें वैसे तो इनका नाम अंगद नहीं था, इनका नाम जो है भाई लहना था, लेकिन इनको गुरु अंगद भी कहा जाता है। और गुरु नानक जी ने जो है 1539 में वो इनकी फाइनली वो निर्वाण को प्राप्त किया इन्होंने। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहा आज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फ्रंट पेज पे जो ये पहले वाली न्यूज़ है, ये तो बकवास है, इसको कोई करने का मतलब नहीं। हाँ, अगर पढ़ना है तो जीएस पेपर 4 में कुछ केस स्टडी के रिगार्डिंग आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा दम नहीं है इस आर्टिकल में, तो इसको आप छोड़ दीजिए। IMD फोरकास्ट नॉर्मल मॉनसून, नो एल नीनो। देखिए, ला नीना एल नीनो क्या होता है ये तो हम लोगों ने कल कर लिया था। अगर किसी स्टूडेंट ने कल की एनालिसिस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखें, वहाँ पे एल नीनो, ला नीना और इंडियन ओशन डाइपोल, ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहाँ पे मेंशन किए हैं। लेकिन आज जो नया चीज़ है वो थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे। तो IMD ने डिक्लेयर किया है कि इस साल जो है नॉर्मल मॉनसून होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हम वो लोग क्या कर सकते हैं, देखिए। IMD जो है एक्चुअली साल भर में 3 बार फोरकास्टिंग करती है मॉनसून की, या फिर वेदर फोरकास्टिंग कह लीजिए एक तरह से। पहली जो फोरकास्टिंग की जाती है वो की जाती है अप्रैल के महीने में, मिड अप्रैल में बेसिकली की जाती है, तो इसीलिए फोरकास्टिंग उन्होंने किया है। दूसरी जो फोरकास्टिंग की जाती है दोस्तों वो की जाती है जून के महीने में, और तीसरी जो फोरकास्टिंग की जाती है वो की जाती है जनवरी के महीने में। 3 बार फोरकास्टिंग की जाती है। अप्रैल के महीने में जो फोरकास्टिंग की जाती है ये ओवरऑल मॉनसून के लिए की जाती है, ये मंथली फोरकास्ट नहीं होती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, नो। जून के महीने में क्योंकि उस समय मॉनसून शुरू हो चुका होता है, अब अप्रैल में तो मॉनसून नहीं होता ना, तो ये सिर्फ एस्टिमेशन होता है। जून के महीने में फोरकास्टिंग किया जाता है कि जुलाई अगस्त सितंबर में कितना रेनफॉल हो सकता है, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। जनवरी के महीने में जो फोरकास्टिंग की जाती है वो बेसिकली जो समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती हैं या थोड़ा बहुत किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट के पर्पज़ के लिए किया जाता है, आम आदमी के पर्पज़ के लिए उसको बेसिकली नहीं किया जाता। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और समय समय पे IMD अपनी जो बेंचमार्क होता है उसको भी चेंज करता है। बेंचमार्क का मतलब मैं यहाँ पे मेरा है कि एवरेज जो रेनफॉल होता है उसको भी चेंज करता है, और इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया। और ये जो एवरेज रेनफॉल निकाला जाता है ना, वो एक लॉन्ग पीरियड एवरेज के बेसिस पे निकाला जाता है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है 50 साल। इसका मतलब पिछले 50 सालों में जो भी इंडिया में रेनफॉल हुआ है उसका एवरेज निकाला जाता है, उसे कहा जाता है एवरेज रेनफॉल। और ये समय समय पे चेंज होता रहता है, ठीक है। 2018 में इसको 88 सेंटीमीटर कहा गया था, उससे पहले ये 89 सेंटीमीटर हुआ करता था। 2022 में यानी कि इस साल इसको चेंज करके 87 कर दिया गया। इसका मतलब ये हमारी अभी जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 87 सेंटीमीटर होता है।
इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि रेनफॉल एवरेज होगा, बिलो एवरेज होगा, एक्सेस होगा। देखिए, अगर 87 सेंटीमीटर से अगर रेनफॉल 96% या 104% होता है, इससे 87 से, तो उसे कहा जाता है नॉर्मल रेनफॉल। अगर वो 96 से कम होता है तो उसे कहा जाता है बिलो रेनफॉल। 104% से ज़्यादा होता है तो उसे कहा जाता है अबव रेनफॉल। ये आपको पता होना चाहिए, आपके मेंस में आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। प्रीलिम्स में तो पूछ ही सकता है, लेकिन मेंस में ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा एल नीनो ला नीना के बारे में इन्होंने कहा कि देखिए, इस बार वैसे भी एल नीनो नहीं है, तो मानसून के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। दूसरी बात, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एल नीनो होने से हमेशा मानसून वीक ही होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एल नीनो होते हुए भी मानसून स्ट्रोंग हुआ है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एल नीनो होते हुए भी मानसून के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि 50 से 60% केस में ऐसा हो सकता है कि एल नीनो का मानसून के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, क्योंकि एल नीनो ही तो अकेला फैक्टर नहीं है ना, कम से कम 15 फैक्टर ऐसे हैं जो मानसून को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। तो खाली एक फैक्टर से कुछ नहीं होता भैया, दूसरे फैक्टर भी यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत है। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो पीरियड एवरेज की इन्होंने बात की है, पहले ये जो पीरियड लिया जाता था वो लिया जाता था 1950-51 से लेके, फिर इसको हम लोगों ने अपडेट कर दिया, फिर ये लिया जाने लगा 1961 से लेके 2001 तक। अभी ये लेटेस्ट जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा 1971 से लेके 2020। मतलब ये जो 50 सालों की मैंने बात की है ना, ये समय समय पे चेंज होते रहते हैं। तो हर 10 साल के बाद ये 50 साल के जो पीरियड को इंक्रीज किया जाता है। पहले ये 1950 था, 1950 से लेके 2000 तक 50 साल हो गए। फिर ये 1960 हुआ, 1960 से 2010 तक, फिर इसको अपडेट कर दिया गया 1971 से लेके 2021 तक। तो हर 10 साल के बाद इसको अपडेट किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और आईएमडी की जब हम लोग बात करते हैं, और आईएमडी के हिसाब से बेसिकली हमारे कंट्री में जो सीजन्स की वो बात करते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बताता चलता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पे बेसिकली 4 सीज़न माने गए हैं। पहला जो सीज़न होता है वो होता है विंटर सीज़न, ठीक है, आपका जनवरी से लेके फरवरी तक विंटर सीज़न होता है। दूसरा जो सीज़न होता है वो होता है प्री मॉनसून, जो कि हमारा मार्च और मई में होता है। तीसरा जो सीज़न होता है वो होता है साउथ वेस्ट मॉनसून सीज़न, ठीक है, जो हमारा होता है जून से लेके सितंबर तक। और उसके बाद हमारा होता है पोस्ट मॉनसून, जो होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। ये 4 सीज़न दोस्तों हमारे यहाँ पे होते हैं। आगे थोड़ा बहुत फोरकास्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया। और अभी हम लोग डायनामिक फोरकास्ट का यूज़ करते हैं, सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपको हम लोग एक्यूरेसी की बात करें, इतने बड़े सुपर कंप्यूटर और सैटेलाइट सब कुछ होते हुए भी जो एक्यूरेसी होती है बेसिकली आईएमडी की, वो होती है आपका 60 से लेके 66% तक। इतनी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। इसलिए तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो बोलते हैं कि आज बारिश होगी, बारिश होती नहीं है। जिस दिन वो बोलते हैं कि आज बारिश नहीं होगी, उस दिन बारिश हो जाती है, क्योंकि एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। 66% एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मौसम जो होता है, वेदर, वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग न्यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ये अगर आपका मन है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे ये लगा नहीं। ये हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। हिंदी इंग्लिश वाला भी थोड़ी देर में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहली जो हमारे पास यहाँ पे मेन न्यूज़ में आती है वो आती है 3 पैलेस्टीनियन किल्ड इन द वेस्ट बैंक। ये एज सच न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैलेस्टीनियन इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब वहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप में हमास ने और इजराइल का अटैक हुआ था, उस समय हम लोगों ने मेरे ख्याल से अपने यूट्यूब चैनल पे 10 वीडियो बनाई होंगी, छोटी और बड़ी वीडियो। जब हम लोगों ने पूरे इसकी हिस्ट्री को, जेरूसलम को लेकर जब इशू हुआ था, बहुत वीडियोस बनाई हैं। तो उस इशू की जड़ में तो हम लोग नहीं जा सकते न्यूज़पेपर एनालिसिस में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे। देखिए, जब हम लोग इजराइल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है आपका इजराइल। यहाँ पे ये हो जाता है वेस्ट बैंक, और यहाँ पे ये जो ये नज़र आ रहा है आपको, ये है आपका गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है। गाज़ा स्ट्रिप को जो ग्रुप कंट्रोल करता है उसका नाम है हमास, ठीक है। और ये जो वेस्ट बैंक है बेसिकली यहाँ पे पैलेस्टीनियंस जो है मेजोरिटी में हैं, लेकिन इस वेस्ट बैंक के अंदर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन की जाती है बाय इजरायली गवर्नमेंट, जहाँ पे जूज लोगों को वहाँ पे बसाया जाता है।
वो सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा कंसर्न वो नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि मेडिटेरियन सी को जो है कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं। ये यूपीएससी का सवाल है, सवाल आपके सामने है, ठीक है। द मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यूपीएससी में मेरे ख्याल से 2015 का क्वेश्चन है, ये ईयर मुझे याद नहीं, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन है। जॉर्डन, इराक, लेबनन, सीरिया। 1 2 3, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, ठीक है। ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हो। ये हमारा मेडिटेरेनियन सी आता है, बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है सराउंड करती हैं। इजिप्ट भी हमारा यहाँ पे आ जाता है, इधर से टर्की भी इसको टच करता है, साइप्रस इसको टच करता है, ये सीरिया आ गया हमारा, इधर से लेबनान आ गया, ठीक है, ये इज़राइल आ गया, और जॉर्डन नहीं करता है, जॉर्डन अलग हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा और भी यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो भी आप क्लियरली देख सकते हो। एक्चुअली मेरे ख्याल से 21 कंट्री ऐसी हैं जो मेडिटेरेनियन ओशन को टच करती हैं। सभी के बारे में अगर आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं भी कर सकते कम से कम ये जो मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज़ हैं इस साइड में, ये तो आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए, राइट। चलिए, तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। आईएमडी के बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी स्लाइड में मैंने ऐड कर दी है। 1875 में बनाया गया था, पुणे में इसका हेडक्वार्टर होता है, उसके अलावा रीजनल सेंटर्स भी होते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है बेसिकली उसके अंडर में ये काम करता है, वो कुछ चीज़ें। और आईएमडी का काम सिर्फ मानसून को या वेदर को ही फोरकास्ट करना नहीं होता, बल्कि जो सीज्मोलॉजी होती है, जो अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं इंडिया में, उसको भी ये फोरकास्ट कर सकता है। हालांकि उसको फोरकास्ट करना इतना आसान नहीं, बट स्टिल कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। लॉन्ग पीरियड ऑफ एवरेज का क्या मतलब होता है, वो नॉर्मल रेनफॉल, बिलो नॉर्मल, अबव नॉर्मल, ये थोड़ा आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने आप से पढ़ सकते हो, बहुत आसान है, समझने में कोई दिक्कत आपको आएगा नहीं। रेड स्टार ओवर सोलोमन आइलैंड, ये थोड़ी क्या कंट्रोवर्सी है, थोड़ा आपको मैं बताता चलूँ, क्योंकि एक्सप्लेनर सेक्शन है, इसके अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस वैसे मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे आपका आ जाता है सोलोमन आइलैंड, पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पे जो ये आइलैंड है, ये वाला, इसका नाम है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। एक तरफ होता है कोरल सी, इधर होता है पपुआ न्यू गिनी, इधर आपका आ जाता है साउथ पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और ये है न्यूजीलैंड, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पे ये है कि हिस्टोरिकली अगर हम लोग बात करें तो ये जो सोलोमन आइलैंड हैं, यहाँ पे वेस्टर्न पावर्स का ही कंट्रोल रहा। फ्रांस का यहाँ पे कंट्रोल रहा, यूके का कंट्रोल रहा, और यूएसए का भी कंट्रोल रहा, अलग अलग इनका कंट्रोल होता रहा। इस समय सोलोमन आइलैंड के ऊपर ऐसा किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाद में जब सोलोमन आइलैंड को आज़ादी मिली तो ब्रिटिश मोनार्की यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई, वो सारी की सारी चीज़ें, तो इसकी कॉलोनियल हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि सोलोमन आइलैंड ने अभी चाइना के साथ एक सिक्योरिटी अग्रीमेंट किया है, और बस इसी सिक्योरिटी अग्रीमेंट को लेके सारा पंगा हो गया, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट वो लीक हो गए एक्चुअली, और उससे दुनिया को ये पता चला कि सोलोमन आइलैंड ने एक्चुअली चाइना के साथ डील क्या किया है। इन्होंने डील किया, देखिए, सोलोमन आइलैंड के अंदर बहुत लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट की जाती है चाइना के द्वारा। थोड़े समय पहले तक, 2019 की मैं बात कर रहा हूं बेसिकली, सोलोमन आइलैंड वो ताइवान के साथ डील करते थे, ताइवान के साथ डील करते थे। अब आपको ये पता है कि कोई कंट्री जब ताइवान के साथ डायरेक्ट डील करती है तो वो चाइना के साथ नहीं कर सकती। अगर कोई कंट्री अगर चाइना किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो उनकी सबसे पहली शर्त पता क्या होती है? उनकी शर्त होती है कि आप ताइवान के साथ कोई भी डीलिंग नहीं करोगे। तो हुआ ऐसा कि सोलोमन आइलैंड के अंदर $500 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा की गई। बेसिकली वहाँ के जो उस समय जो लीडर थे, उसका नाम मुझे याद नहीं, जो भी थे प्राइम मिनिस्टर जो भी थे वहाँ पे, जब उन्होंने इतनी बड़ी डील चाइना के साथ कर ली तो उन्होंने ताइवान के साथ अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए, और तब से वहाँ पे चाइना का दबदबा हो गया। तो चाइना वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाता है, पोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसी के चक्कर में अभी उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक डिफेंस डील भी उनके साथ किया। तो इसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। इन प्रोविजंस के तहत सोलोमन आइलैंड के अंदर चाइना अपना नेवल बेस बना सकता है। हालांकि वो डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ही जिबूती के अंदर भी हुआ था। जिबूती में भी चाइना का नेवल बेस है, जो कि डायरेक्टली नहीं कहा गया था। तो भैया, जब आप ये सोच के देखिए, जब यहाँ पे अपना चाइना नेवल बेस बनाएगा तो ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी का क्या होगा, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का क्या होगा, और फ्रांस, यूके, यूएसए जो पैसिफिक ओशन के अंदर इनका डोमिनेशन करते हैं, उनके डोमिनेशन का क्या होगा। तो इसीलिए वेस्टर्न पावर के अंदर हलचल मच गई है
यार ऐसे कैसे कर दिया चाइना ने, ये तो हम ही कर सकते हैं क्योंकि हमारा ही जन्मसिद्ध अधिकार है डोमिनेशन करना, चाइना कैसे कर लिया, तो वो छटपटाते हैं। एक्चुअली चाइना का ग्रोथ जो हो रही है ना, चाइना का जो राइज हो रहा है, उस ये वेस्टर्न पावर उसको बेसिकली डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। बिकॉज पिछले 250-300 साल से ये पावर्स इतना ज़्यादा डोमिनेशन रहा है वर्ल्ड ओवर, कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता ही है, कि वो अभी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कोई और पावर डोमिनेट करे दुनिया में। तो उसको लेके भी दिक्कतें हैं, और चाइना की नीयत भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है या फिर मीडिया के द्वारा ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है चाइना इतना खराब है, वो एक अलग बात है, राइट। तो उसको लेके जो है पूरे का पूरा यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ है। तो यही जो चीज़ें मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बताई हैं, वही मोटे मोटे तौर पे थोड़ा आप यहाँ पे जाओगे तो आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओकस की यहाँ पे बात की गई है। ऑस्ट्रेलिया अभी अपने आप को थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है पैसिफिक ओशियन में, है ना। अब वो थोड़ी बहुत ही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक्चुअली ये जो सोलोमन आइलैंड के आसपास और भी छोटे छोटे आइलैंड है, ये वेस्टर्न पावर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं पूरी तरह से, और इनको न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है, इन आइलैंड्स वगैरह को। तो ये थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पे रही हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत आपको जानना है तो आप अलग से भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, और इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं था, जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी उतनी अपनी हो गई है। आगे देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द सोवरेन डेट क्राइसिस इन श्रीलंका। ये मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। एक एज अ श्रीलंका के अंदर क्या पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले हम लोग दुनिया भर के बारे में इसके बारे में बात कर चुके हैं, है ना। श्रीलंका ने फाइनली डिफ़ॉल्ट भी हो गया भैया, है ना। और कई सारे बहुत सारे क्राइसिस हैं, कई सारे रीज़न हैं उस क्राइसिस के। जैसे कि आप बोलिए कि पेंडेमिक के दौरान जो है टूरिज़्म पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि श्रीलंका का जो 10% से ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सिर्फ टूरिज़्म से ही आता था। तो 2019 में वहाँ पे चर्च वगैरह में अटैक हुए, तो उसके बाद टूरिस्ट लोगों ने आना कम कर दिया। फिर पेंडेमिक की वजह से फ़्लाइट वगैरह बंद हो गई, वो सारी चीज़ें हुई। उसके अलावा वहाँ की सरकार ने जो है टैक्स रेट कम कर दिए, जिसकी वजह से सरकार की इनकम कम हो गई, वो प्रॉब्लम यहाँ पे हुई। उसके अलावा जो लिमिटेड एक्सपोर्ट किया जाता था श्रीलंका के द्वारा, जैसे टी, टिम्बर, कोकोनट, थोड़ा बहुत टेक्सटाइल, कॉफ़ी वगैरह, वो भी बंद हो गया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड कम हो गई पेंडेमिक के दौरान। तो ये सारी सारी चीज़ों की वजह से बेसिकली कंक्लूजन ये निकला कि उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कम होता चला गया, और खर्चे उसके जो हैं बढ़ते चले गए। तो पेंडेमिक वो शुरू हुआ, तो उसी के बीच में जो सोवरेन डेट की हम लोग बात करते हैं, ये छोटा सा टॉपिक हमारे सामने निकल के आता है कि चाइना के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा सोवरेन डेट है कि उसको वो चुका नहीं पा रहा है, रीपे नहीं कर पा रहा है। ये सोवरेन डेट होता क्या है, ये बेसिकली यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक हमें पता होना चाहिए। देखिए लिखा क्या हुआ है, आप क्लियरली पढ़ सकते हो। सोवरेन डेट रेफर्स टू द डेट इशूड और अक्यूमुलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोरो मनी टू फाइनेंस द वेरियस एक्सपेंसेस दैट दे कैन नॉट मीट थ्रू देयर रेगुलर टैक्स रिवेन्यू। सोचने की बात यह है कि सरकार के पास कुछ इनकम होती है, और वो इनकम कई तरह से आती है। वो टैक्सेबल इनकम भी हो सकती है, नॉन टैक्सेबल इनकम भी हो सकती है। टैक्सेबल इनकम को तो बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे हमारे पास इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, ये सब टैक्स लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों। नॉन टैक्स के द्वारा जैसे सरकारी कंपनी होती हैं, जैसे हमारी जो है PSUs होती हैं, रेलवे हुआ, यह सब चीज़ें ना, तो यहाँ से भी सरकार की बहुत सारी इनकम होती है। तो जितनी सरकार की इनकम होती है, अब बात आती है खर्चे की। मान लो सरकार का जो है 100 रुपीज़ इनकम हुई, लेकिन सरकार खर्चा कर रही है 110 रुपये, तो भैया ये 10 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आएंगे? तो 10 रुपये के लिए क्या करती है सरकार? पैसा बोरो करती है। और ये दो जगह से पैसा बोरो हो सकता है। ये पैसा इंटरनली भी बोरो हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। इंटरनली बोरो का मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री में जो बैंक्स हैं उनसे पैसा लिया जा सकता है, या फिर पब्लिक से पैसा लिया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर पब्लिक से पैसा डायरेक्ट कैसे लिया जाता है? वो लिया जाता है बॉन्ड इशू करके। क्या हुआ इसको? हाँ, तो वो लिया जाता है बॉन्ड इशू करके, जिसे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। ये अलग टॉपिक है। एक्सटर्नली भी पैसा लिया जाता है, जैसे विदेशी बैंकों से लिया जाता है, या फिर विदेशी गवर्नमेंट से भी लिया जाता है। तो विदेशी गवर्नमेंट के लिए भी सरकार बॉन्ड इशू करती है। तो जो भी गवर्नमेंट उस बॉन्ड को परचेज करती है वो सरकार को बदले में पैसा देती है। ऐसे ही अमेरिकन जो सरकार है वो बहुत सारे बॉन्ड इशू करती है। जब भी अमेरिका को पैसा चाहिए होता है तो वो बॉन्ड इशू करते हैं, और दुनिया भर की कंट्री लाइन में खड़ी हो जाती हैं जब अमेरिका बॉन्ड इशू करता है, क्योंकि अमेरिकन बॉन्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है दुनिया भर में, क्योंकि हर किसी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए।
और दुनिया का 60 से 70% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अमेरिकन करेंसी में ही होता है, इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो हुआ ऐसा ही कि श्रीलंका की इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से उसको मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ा अपने बॉन्ड वगैरह इशू करके, और इसको ही कहा जाता है सोवरेन डेट। तो ये कर्जा है, बेसिकली डेट है, और डेट को तो चुकाना ही पड़ेगा। और डेट को चुकाने के दो तरीके हैं, मतलब तरीके नहीं, दो दो बेसिकली मेथड हैं। पहला तो ये होता है कि आपको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो चुकाना पड़ता है। जब उसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है तो आपको उसका जो प्रिंसिपल होता है वो भी चुकाना पड़ता है, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों ही चुकाने पड़ते हैं। तो श्रीलंका के साथ यही दिक्कत हुई। दिक्कत ये हुई कि पैसा उन्होंने बोरो तो कर लिया, चाइना से किया, इंडिया से, बांग्लादेश से और दुनिया भर से, लेकिन वो चुका नहीं पाए क्योंकि उनकी जो पास जो है इनकम कम हो गई। और ये जो बोरोइंग होती है वो दो चीज़ों में हो सकती है बेसिकली। वो डोमेस्टिक करेंसी में भी हो सकती है, और वो भैया अमेरिकन डॉलर में भी हो सकती है। अमेरिकन डॉलर मतलब मैं यहाँ पे फॉरेन करेंसी की बेसिकली बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक करेंसी में अगर आप बोरोइंग करते हो तो ये थोड़ा इजी रहता है इसको रीपे करना, लेकिन डॉलर में रीपे करने के लिए भैया आपको डॉलर ही चाहिए। देखिए, डोमेस्टिक करेंसी का तो मतलब ये है ना कि आप अपने सेंट्रल बैंक को बोल सकते हो, उनका जितना मन आएगा वो पैसा प्रिंट कर देंगे, जितना पैसा प्रिंट करेंगे आप चुका सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है। पर ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे कर सकती है जुगाड़। लेकिन जब आप डॉलर में ही पैसा उठाते हो मार्केट से, तो डॉलर में ही आपको रीपे करना पड़ता है, और उसके लिए आपके पास डॉलर होना चाहिए। लेकिन श्रीलंका के पास डॉलर है ही नहीं, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट कम हो गया, टूरिज्म खत्म हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें। तो इसी वजह से सोवरेन डेट की प्रॉब्लम श्रीलंका के अंदर खड़ी हो गई। ठीक है, तो ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पूरे आर्टिकल के अंदर घुमा फिरा के यही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन द फॉरेन डेट। जब आप फॉरेन डेट से डिफॉल्ट हो जाते हो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप किसी गांव में रहने वाले आदमी हो, और आपने जो है गांव के सेठ से पैसा उठाया है, लेकिन आप पैसा नहीं चुका पा रहे हो, तो होगा क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट में ये खबर फैल जाएगी, कोई और भी आपको पैसा नहीं देगा कि भैया इस आदमी पे भरोसा मत करो, ये आपके पैसे लेके भाग जाएगा। तो इससे होता ऐसा ही है कि जब फॉरेन डेट पे आप डिफॉल्ट हो जाते हो तो मार्केट में जो है आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और फ्यूचर में कोई भी आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि आपकी मार्केट में वैल्यू खत्म हो गई। हाँ, अगर कोई पैसा देगा भी मान लो, तो वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। सीधी सी बात है, वो रिस्क ले रहा है ना भैया, तो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट भी होती है, सीधी सी बात है। तो ये थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे। तो आने वाले समय में श्रीलंका को लेकर थोड़ी और प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो अपने लोन पे बेसिकली डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, राइट। और उनके पास रास्ता बचता है IMF का। IMF में जाइए, पैसा लेके आइए, लेकिन यहाँ पे पैसा मिलेगा टर्म्स और कंडीशंस के साथ। सब्सिडी कम करिए, ज़्यादा दे रहे हो, अपने खर्चे कम करिए, अपना जो सेंट्रल बैंक है इसको जो है फ्री करिए, वहाँ की जो करेंसी है उसको डीवैल्यू करिए भैया, अपनी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करिए, FDI के लिए जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं श्रीलंका का फ्यूचर क्या रहेगा। बाकी जनता तो वहाँ के पॉलिटिकल क्लास के बिल्कुल अगेंस्ट में हो ही गई है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। म्यूजियम ऑन द PM's रिकॉर्ड्स जर्नी ऑन द इंडिपेंडेंट इंडिया, ये थोड़ा पढ़ना है तो आपको उसको पढ़ सकते हो। एक्चुअली जो त्रिमूर्ति भवन है जहाँ पे नेहरू जी रहा करते थे, तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद उसको एक म्यूजियम जो है वो उसको बना दिया गया था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा रेनोवेशन वगैरह का काम करके कुछ और चीज़ें ऐड करके अभी उसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बना दिया गया है, जिसमें इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सभी की जर्नी वहाँ पे दिखाई गई है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अंबेडकर जी के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बात कर लिया है। ये आर्टिकल छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कुछ खास इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं। ठीक है, रशिया वॉन्ट्स अगेंस्ट नाटो एनलार्जमेंट, ये बार बार हम लोग रशिया की ही बात करते हैं, तो यहाँ पे पूरा मामला क्या बनता है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने में इंटरेस्टेड था, और रशिया उसको बार बार मना कर रहा था कि भाई आप ऐसा मत करो, आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन फाइनली रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि नाटो के जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल उसके दरवाजे के ऊपर आ जाएं, और ऐसा ही हुआ और उन्होंने एक्शन भी लिया। इस समय 2 कंट्री ऐसी हैं दुनिया में जो नाटो को ज्वाइन करना चाहती हैं,
लेकिन रशिया उनको धमकी दे रहा है अगर आपने नाटो ज्वाइन किया तो आपका हाल भी यूक्रेन के जैसा ही होगा। वो दो कंट्री कौन सी हैं दोस्तों? एक है यहाँ पे फिनलैंड और एक है यहाँ पे स्वीडन। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका आ जाता है फिनलैंड, ये आ जाता है आपका स्वीडन। फिनलैंड तो एक्चुअली 1300 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है रशिया के साथ। पहले भी फिनलैंड के साथ रशिया के काफ़ी इशूज़ हो चुके हैं, 2-3 वॉर भी हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फिनलैंड अभी नाटो का पार्ट नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि नाटो का पार्ट बने। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाटो ने एक्सपेंशन किया है बहुत सारा, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो टाइम लाइन में। 1952 में ग्रीस टर्की ने ज्वाइन किया, 1955 में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ने ज्वाइन किया, 82 में स्पेन ने ज्वाइन किया, 2004 में बुल्गारिया एस्टोनिया वगैरह ने ज्वाइन किया, 2009 में अल्बेनिया क्रोशिया, 17 में मोंटेनिग्रो, 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया, और 2021 में डिमांड आई थी कहाँ कहाँ से? यूक्रेन से, फिनलैंड से और स्वीडन से। अब ये देखना रहेगा कि नाटो इनको वेलकम करता है कि नहीं करता है, लेकिन रशिया ने तो खुल के धमकी दे दिया है। ठीक है जी, तो वो थोड़ी वो चीज़ें हैं, आप उसको क्लियरली देख सकते हो। बाकी हमारे यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन फिर से आपको मैं बताता चलूँ, आज भी मैं भूल गया उसको ऐड करना। तो हम करंट अफेयर के लिए बेसिकली एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए। तो जो स्टूडेंट करंट अफेयर में इंटरेस्टेड हैं, अभी वो अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम को जाकर लॉन्च कर ज्वाइन कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको हम लोग लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में आपको जाननी है तो वह मैं दे देता हूँ। इसमें एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट अफेयर में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रिगार्डिंग ही हम लोग करंट अफेयर करने वाले हैं। इसकी जो फीस रहने वाली है दोस्तों, वो रहेगी 7900 रुपीज़। तो फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, पूरा करंट अफेयर आपका कवर हो जाता है। और इसमें जो है मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आपको दे दिया जाएगा, वीकली करंट अफेयर में क्लासेस होंगी, क्विज़ वगैरह आपसे लिया जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। कब से स्टार्ट हो रहा है ये? 7 मई 2022 से ये हो रहा है स्टार्ट। ठीक है जी, तो हर सैटरडे शाम को 8 बजे से लेके 11 बजे तक आपकी होगी क्लास। ठीक है, कब तक वैलिड रहेगा? जब तक आपका मेंस 2023 तक ये पूरा वैलिड रहेगा। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वो कर सकते हो। जिसको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है वो भी आपको बताता चलूँ कि ये आपका फाउंडेशन कोर्स के लिए दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, नीचे लिंक आपको वो भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।